बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। मौसम अच्छा हो तो मूड भी अच्छा रहता है और आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिए और ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं सो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और इसके अलावा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलना है, ख़बरों से हम करेंगे आगाज़ और इसके बाद जी 11 बजे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ दीगर सेगमेंट भी शामिल करेंगे। कुछ शहर की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आज की खबरें शामिल कर लेते हैं। आज की पहली खबर हमारे पास है जी, प्रॉपर्टी टैक्स डीसी रेट के मुताबिक लगाने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर्स को अगले माह तमाम घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात, मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली भी आपको शो में बताएंगे। और सोलराइजेशन मंसूबे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त प्रोग्राम का हिस्सा होगी। ये थी खबरें। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर वकास अहमद हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, आपकी तरफ आ जाती हूँ। पहली खबर है, प्रॉपर्टी टैक्स डीसी रेट के मुताबिक लगाने का फैसला। डायरेक्टर्स को अगले माह में तमाम घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने के अहकाम। जी बिल्कुल अना, ये बताएं कि आपने कितने टैक्स आवाम से लेने हैं। अब मैं घर से निकला हूँ तो मैंने पेट्रोल डलवाया तो उस पर मैंने टैक्स दिया है। मैंने रस्ते में आते मोबाइल पर एक दो कॉलें की है, मैंने उस पर टैक्स दिया है। और उसके बाद बिजली का बिल आया तो उस पर मुझे कई तरह के टैक्स लग गए हैं। उसके बाद मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ तो उस पर मुझे टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद मैं सांस भी लेता हूँ तो उस पर भी टैक्स है। जब ये प्रॉपर्टी टैक्स भी है, ये प्रॉपर्टी टैक्स। खोकर साहब बातें सच्ची कर रहे हैं। रूटीन में हम इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। टैक्स सिर्फ एक होना चाहिए और एक आवाम से टैक्स लेना चाहिए। अब बार बार रिपीट करके टैक्स नहीं लेना चाहिए। अब मैं तनख्वाह लूंगा तो मेरी तनख्वाह से भी टैक्स कटेगा। तो ये तो मैं कितने टैक्स दूं? मैं तो टैक्स देकर थक गया हूं। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना डीसी रेट के मुताबिक है। डीसी रेट क्या होता है? ये इसी रेट डीसी रेट खत्म करें। ये प्रॉपर्टी टैक्स खत्म होना, वैसे भी खत्म होना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ। और ये प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर अब लोग महकमा एक्साइज पैसे कमाएगा और महकमा एक्साइज का जो माफिया है वो लोगों को जलील करेगा। और आप एक्साइज डिपार्टमेंट में चले जाए, वहां पर माफिया बैठा होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बैठे होते हैं जो दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं दफ्तर। वो तनख्वाह तो लेते हैं दफ्तर आने की, लेकिन काम करते हैं पैसे लेने के लिए। वो पैसे लेते हैं तो काम करते हैं, वरना काम नहीं करते। और वो ये उनकी रूटीन है। ये इस तरह का एक्साइज का महकमा है। मैं तो कहता हूँ महकमा अगर एक्साइज को बंद कर दिया जाए तो आवाम को वैसे रिलीफ मिल जाएगा। एक्साइज महकमा करता क्या है? आवाम के पैसे लेता है और जितना टैक्स आवाम के खाते में, हुकूमत के खाते में ये महकमा एक्साइज जमा करता है, उससे कई गुना ज्यादा इसके अफसर और मुलाजिम जो है वो दिहाड़ी लगा लेते हैं आवाम से और आवाम को जलील करते हैं। बेचारे जलीलो ख्वार होते हैं कि ये डीसी रेट है, ये एसी रेट है, ये कमिश्नर रेट है। ये क्या रेट हुए जी? कितने टैक्स लेने हैं? टैक्स खत्म होना चाहिए और आवाम को एक तरह का सिर्फ एक टैक्स होना चाहिए। बार बार रिपीट करके टैक्स नहीं आना चाहिए। अब बिजली टेलीफोन का बिल है उसमें भी बिल, और गैस का बिल है उसमें भी टैक्स है। ये क्या मजाक है जी? ये टैक्स कितने के लेने हैं आवाम से अपने? सही कह रहे हैं आप। वाकई आम आदमी की जिंदगी जीरन होगी। वकास खोकर साहब, ये सिर्फ आप नहीं है जिनके साथ ये हशर है, ये ऑलमोस्ट नहीं। तो फिर ये गम गुस्सा सबका बनता है वकास। नहीं, गमो गुस्से से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना। देखें, पब्लिक सेंटीमेंट्स तो उन्हें ऑलरेडी भी पता है, लेकिन उसके बावजूद अब देखें लाहौर में मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप प्लॉट खरीदते हैं, एलडीए इन्वॉल्व है, कंस्ट्रक्शन तक जो है एलडीए इन्वॉल्व है, आप फीस दे रहे हैं, चार्जेस दे रहे हैं। तो उसके बाद एक आप दूसरे डिपार्टमेंट को इम्पोज करें जिसने सिर्फ आके आपसे पैसे मांगने हैं। मैं कहता हूं कि मैं पहले भी ये बात कहता हूं कि हमें टैक्स देने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन जो टैक्स लेने के बाद आप सर्विसेज की कमिटमेंट करते हैं ना, वो भी तो पूरी करें ना। अब जैसे खोखर साहब ने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट की एक बंदा यहाँ से ऑफिस से आप 1000 बंदे से निकाल दे जो कहे कि यार मैं गया था और मुझे बाइज्जत तौर पर मुझसे पैसे लेके मेरा काम कर दिया गया। भाई एक्साइज की कैपेबिलिटीज़ ये हैं कि वो नंबर प्लेट वक्त पे डिलीवर नहीं कर सकते अभी तक। अच्छा, ठीक है, तो आप पहले डंडे लेके लोगों के पीछे चढ़े हुए हैं। एक आपने डंडा और बंदे को पकड़ा दिया है, पैसे आपने एक बंदे को डंडा पकड़ा दिया है कि जी बस पब्लिक के पीछे चढ़ जाए। लोगों को इतना इन्होंने एंगेज कर दिया है डरा के खौफ से, मतलब हमें नहीं पता कि अगले महीने कौन सा नया टैक्स आ जाना है। सही कह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने टैक्स मतलब ऑलरेडी जो आप प्रॉपर्टी का टैक्स ले रहे हैं, घरों के
प्लॉट ख़रीदने से, बेचने, फीस, ये वो कोई चीज़ बची है जो आप टैक्स नहीं देते। फिर बात ये है, कहते हैं कि जी हम इसमें 5 मरले के घर भी आएंगे। 3 मरले का घर हो या 5 मरले का, लाहौर में कोई भी ऐसा घर नहीं है, लाहौर के सराउंडिंग में भी, जिसकी वैल्यू जो है ना वो 50 लाख से कम हो। 50 लाख में क्या आता है, ठीक है। और ये बहुत सारे वो लोग हैं जो पता नहीं किस तरह से अपने ब्रेड और बटर चला रहे हैं, तो अब आप उनको साल बाद ये भी भेज दिया करेंगे कि जी आपके ये इतने पैसे हैं। बात वही है कि उसमें होना कैसे है, होना ये करना है, आपके पास नोटिस आया करेगा तो एक्साइज ने कहा, जिस बंदे ने कहना है कि भाईजान आप छोड़े ना, आप मुझसे पहले सिस्टम चल रहा था उससे क्या तब्दीली लाई गई है, वो रोशनी डालते ताकि लोगों को पता अच्छा ये ना, एक तो उन्होंने सॉरी कुछ रूल जो है वो अमेंड किए हैं। पहले जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ थी वो शायद उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब उन्होंने कहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं 5 मरले से ऊपर की, वो रेंटल हो, वो आपने रेंट आउट की हो या आप खुद रह रहे हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, वो आपके उस पर आप टैक्स लगेगा। और डीसी रेट में भी उन्होंने, जब मैं भी खोखर साहब से पूछ रहा था, ये पब्लिक का फ़ायदा होगा। डीसी रेट पे तो वैसे कम होता है, लेकिन डीसी रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। और एक उसमें एक चीज़ और ऐड की है खबर में कि लेट्स सपोज अगर आपका जो पहले टैक्स है आपकी प्रॉपर्टी पे, वो अगर आप 5 लाख दे रही हैं और डीसी रेट के मुताबिक वो 3 लाख बनता है, तो आप 3 लाख नहीं देंगे, आपको 5 लाख पे ही फिक्स कर दिया जाएगा। ये उन्होंने कंडीशन रखी है, उस जो अमेंड प्रपोज किया है ना अमेंडमेंट, उसमें रखा है कि अगर किसी का डीसी रेट वैल्यूएशन में टैक्स कम हो जाता है तो वो कम नहीं हम लेंगे, फिर हम आपको वहाँ पे फिक्स स्लैब लगा देंगे कि आपने इतना ही देना है। यानी कि मकसद ये है कि आप रेवेन्यू जनरेट करना है। हमें कहता हूँ कि सही है गवर्नमेंट को रेवेन्यू करना, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन जो है वो पब्लिक सर्विसेज के बस आप लेना, डंडा लेके ना लोगों से क्या दिया जा रहा है, डंडा दिया जा रहा है लोगों को। तो ये आप बिल हैं उस पर इतने टैक्स है बिजली के। खोखर साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक था, आपने हर जगह से रेवेन्यू जनरेशन ही करनी है तो ये आवाम की तो जाने निकाली जा रही। खोखर साहब ऐसे ही है जी, बिल्कुल। कुछ बचता है महीने के बाद ये टैक्स वगैरह देकर, जी बिल्कुल, खसारे में जाते हैं और लोगों से उधार ले लेकर खाते हैं जी। और उधार ले, अब तो उधार भी कोई नहीं देता जी, ये सूरत हाल हो गई है। और हुकूमत जो महंगाई के लिए मरियम कहती है कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, और अभी देखिए इन्होंने 14 रुपये जो यूनिट का जो बिजली का रेट दिया था, अब लोग बेचारे बिल करेक्शन के लिए बिजली वापडा के दफ्तरों में जा रहे हैं और वहाँ वापडा वाले दिहाड़ी लगाकर वो बिल ठीक कर रहे हैं, और बिलों में वो पैसे कट कर नहीं है लोगों के, वो रिलीफ मिलना चाहिए था बिलों में लोगों को रिलीफ नहीं मिला, और लोग बेचारे जो है ना वापडा के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, और वहाँ पर वापडा का अमला जो है आपको पता ही है। फिर बिल्कुल ऐसे ही और है। जो अब इम्पॉर्टेंट खबर थी कि मैं आज खबर एक पढ़ रहा था कि शाह सिपरा ने खबर दिया कि जो है ना 11 माह के दौरान 4 अरब 79 करोड़ रुपए की बिजली पकड़ी गई। हाँ। ये वो बिजली है जो पकड़ी गई, और जो बिजली पकड़ी नहीं गई वो पता नहीं कितने अरबों में होगी, जो नहीं पकड़ी गई और चोरी होगी बिजली वो पता नहीं कितनी होगी। ये इस तरह और ये क्या हो रहा है, वापडा के अमले के बगैर तो नहीं, वापडा का मीटर रीडर और वापडा का लैंडमैन आवाम को नहीं पता होता कि किस तरह से ये आवाम के लैंडमैन, वापडा का जो लैंडमैन है और वापडा का जो मीटर रीडर है उसको सब कुछ पता है, कहाँ बिजली चोरी हो रही है, किस घर में कौन क्या कर रहा है, सब कुछ पता हो रहा है। लेकिन हो रहा है सब कुछ, वज़ीर आला को भी पता है, लेस्को के चीफ को भी पता है, और लेस्को का चीफ जो है ना वो अब इन्होंने बिजली के बिलों के ऊपर अपने नए नंबर दे दिए कि ये मोबाइल नंबर है, सार्फिन को अगर कोई मसला हो तो रात को दिन को यहाँ पर कॉल करके अपनी कंप्लेन लिखाया, अगर उनकी लेकिन वो कुछ और लिखा हुआ है, वो फोन अटेंड को नहीं करता। खोखर साहब उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इस नंबर पर फोन मत करें, और फोन अटेंड को नहीं करता। लेकिन इससे बड़ी गम की दास्तान क्या हो सकती है कि आपके पास ये बिजली के बिल देकर, दूसरे बिल देकर, टैक्स देकर तनख्वाह भी खत्म हो जाती है, कोई उधार भी नहीं देता। इससे बड़ी टेंशन यानी आप एक स्टाफ की वैल्यूएशन ऐसे करते हैं ना, अगर वो जो उसके ज़िम्मे आपने पहला काम लगाया उसने बड़े अच्छी तरह से कर दिया। तो एक सास का प्राइम जो ड्यूटी थी वो ये थी कि आपने गाड़ियों को रेगुलाइज करना है। नंबर प्लेट्स तो आप डिलीवर कर नहीं सकते, तो उनको आप टैक्स कलेक्शन पे लगा रहे हैं। एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले ये है कि जितना टैक्स बढ़ता है उतना नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड, पता नहीं किस चीज का रोना रोते सारे। ज्यादा जो हमें मतलब जब हम टैक्स हमसे जबरदस्ती लेते हैं, वो भी टैक्स जो हमारे जिम्मे नहीं है, उसके ही बस करते गए हैं। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें, सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं, बाकियों का भी, उनका लाइफस्टाइल, उनके अखराज मुसलसल बढ़ रहे हैं। सही कह रहे हैं। अगर पब्लिक को आप ये कह रहे हैं कि जी मुल्क बड़े क्राइसिस में चल रहा है फाइनेंशियल, तो भाई ये लोग जो हैं ये क्या मुल्क दूसरे मुल्क से आए हैं, इनको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना कि अपने अखराजात कम करें। अगर आप उसी सैलरी में पिछले साल की निस्बत 30,000 ज़्यादा 20,000 टैक्स दे रही हैं और फिर भी अपना घर चला रही हैं, तो क्या डिपार्टमेंट नहीं चल सकते?
उनका लाइफस्टाइल बेहतर से बेहतर होता डिपार्टमेंट जा ने रहा जब है। फिर कुछ ऐसा करना होता है तो फिर आवाम की जेबों से पैसे निकालता है, रेवेन्यू जनरेशन का रास्ता ढूंढ लेता है। हम हैं ना पैसे भुगतने के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमने चलना है जी अगली खबर की तरफ। वजीर आला से मुलाकात हुई है। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इतफाक किया गया है। ज़रूरत थी जी इसकी कि मसाइल फौरी हल किए जाएं। वकास, बहुत अच्छी बात है जी, इत्तेफाक कर लिया गया है और ये जो इत्तेफाक हुआ है ये भी बड़ा महंगा पड़ा है हमें। ठीक है जी, आप इस इजलास की भी अगर हम अखराजात निकाल के देखें तो वो भी हमारी और आपकी साल की तनख्वाह से ज़्यादा बनते हैं। सही कह रहे हैं। मसला ये नहीं है कि इत्तेफाक हुआ है, मसला ये है कि मसाइल हल होने कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी बीमारियां डायग्नोज कर चुके हैं, अब आपने उनका हल निकालना है। रोज़ बैठ के तो आप उससे ना पूछें कि भाईजान आपका क्या मसला, आपको बुखार है, आपको फ्लू है, आप अगले हफ्ते आइएगा, फिर आपने यही कहना है कि आपको फ्लू है, इसका हम अच्छा सा इलाज करेंगे। भाई आपने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पिछले 1.5 साल से तो हम सुन रहे हैं ना, चले हम कहते हैं जी मरियम साहबा जब से चीफ मिनिस्टर बनी है कोई लॉन्ग टर्म का कोई मंसूबा लेके आए हैं कि यार हमने ये क्राइसिस हल कैसे करना है? कोई नहीं है और ये होना भी नहीं है, क्योंकि ये डंग डबाओ पॉलिसी होती है, इंगेज करना होता है और एट द एंड आपने ये कहना है कि देखें जी हमें तो वक्त नहीं मिला था, या ये हमारे डोमेन नहीं आता, ये फेडरल गवर्नमेंट का है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है। इस मुल्क में कोई ऐसा काम जब पार्लियामेंटेरियंस को ताहयात मारात के लिए एक बिल जाना होता है तब कोई इंटर प्रोविंशनल इशू नहीं आता, तब कोई वफाक और सूबे में क्लैश नहीं आता। ये क्लैश सारे वहाँ पे आते हैं जब आम बंदे को रिलीफ का मसला होता है। तो खोखर साहब अभी कह रहे थे कि ये जो नई ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसका भी कहीं टैक्स लगना लग जाए तो ये होना है। तो बेसिकली उसमें बुरी खबर ये है कि अगर नई ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है तो वो कहाँ से पैसे आने हैं? भाई मसला ट्रांसमिशन लाइंस का नहीं है, मसला ये है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं क्या वो आप उसकी कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, वो क्या आप कम कर सकते हैं? उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। मतलब कोई मुतबादल ये नहीं सोचना चाह रहा कि भाई हम जो हमारे पास ऑलरेडी है हम इसको कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात यही, जो हशर आपने पिछले 2 महीने से इंटरनेट ने एंटरप्रेन्योर्स का किया है, आपने डिजिटल इकॉनमी का किया है, बुरी तरह से आप क्या लोगों को रिलीफ देंगे? मतलब ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं सारे, ये इनमें जो मोस्टली वो हैं जो डिजिटल इकॉनमी पे काम कर रहे थे या जिनका काम डिजिटल था। तो गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा कोई मैसिव प्रोजेक्ट लेके आती है तो कम से कम पब्लिक कंसर्न्स को पहले ज़हन में रखना चाहिए ना। जब लुट फुट गए तो कहना कि जी हम कोई मसला नहीं, हम आपको ठीक कर देंगे, बस आपने एक और टैक्स देना है हमें ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए ना, जैसे पीटीवी का टैक्स आता है अवामी मसाइल हल करता है, तो सेम वही होना है। कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो ना। मैं एक छोटा स्मॉल बिजनेस मैन हूँ ना, मुझे पता होगा यार कि ये 2 साल मुश्किल हैं, इसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ना फेडरल में ना प्रोविंस में कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान है ही नहीं है कि ये हमें कि जो फ़ायदा हो जाएगा। आज ये मिलके बैठे हैं, कल अभी ये तजवीज़ है वैसे भी ना। ये देखिए ये खबर ये है कि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए बराह रास्त ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर गौर। अब देखिए जो ट्रांसमिशन लाइनें तो पहले बिछी हुई हैं, मजीद खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अभी ये खबर ये सस्ती बिजली फराहम करने के लिए ये इकदाम और हो रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप देखिए टीवी पर खबर चाह रही होगी कि मजीद 2 रुपये बिजली महंगी होगी। इस तरह होना है ये। और जो पहले जो मीटर इंडस्ट्री के लगे हुए हैं, इंडस्ट्री को टैरिफ में रिलीफ दिया जाए। और वो गोहर जात साहब बार बार रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, तो ये क्यों इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं देते? अगर इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, हमारी महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, हमारी दवाइयाँ, कपड़े, चीज़ें, जूते, सब चीज़ सस्ती हो जाएगी। लेकिन उस पर तो हुकूमत को कर ही नहीं रही। हुकूमत का एक काम है बस कि किस तरह जो है ना हमारे मुखालफिन जो PTI है उसको दबा दिया जाए, उसके लिए उसके केस बनाया जाए, उनको सहायता दी जाए, उनको नहल किया जाए। और आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अब कोई 6 महीने हो गया मरियम नवाज शरीफ को हुकूमत संभाले हुए, बताए क्या काम हुआ? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए।
ज्यादा हो गया। बताएं 6 महीने हो गए, बताएं तो बताएं क्या 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 आवाम को रिलीफ मिला? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? क्या लोगों की महंगाई खत्म हो गई है? क्या बिजली के बिलों में नहीं, लोगों मसाइल तो को डबल हुए हैं। बिजली के बिल जो है ना लोगों को वो जलील हो रहे हैं वापडा के दफ्तरों में? क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई है? क्या डॉलर कंट्रोल हुआ है? क्या अमन अमान कंट्रोल हुआ है? क्या हुआ? हुकूमत ने किया क्या? बताएं। फिर लोग सड़कों पर आकर मुजाहरे ना करें तो फिर क्या करें? बताएं ना। मुजाहरे तो लोग नहीं कर रहे खोकर साहब, वही तो करने चाहिए, तभी तो कैसे करें, कैसे करें? आप उन पर दहशतगर्दी की दफा एफआईआर करते हैं। सही कह भाई रहे हैं। क्या आपको क्या राइट है आप आवाम को कि आप हमारे खिलाफ आगे बाहर करें? जो कहा जाता है सिर्फ आप वही करें। इस मुल्क में रहने का सिर्फ सिंपल सा फार्मूला ये है, जैसे वो सोचते हैं वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार अक्लमंद है, जैसे वो कहते हैं वैसे आप करें, अपनी ज़िंदगी को टैक्स वैसे देते ढालें। चले जाएं। आप ना भी देंगे हम आपसे ज़बरदस्ती लेंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम टैक्स नहीं दे सकते? काम चोर, टैक्स चोर, पता नहीं क्या क्या चोर करते हैं आप आवाम। और आप हमसे भाई आप जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है, तो ये वो भी तो ये कहते होंगे ना ये अवाम ही ऐसे है। खोखर साहब जो बात कर रहे थे ना, ये मसाइल हमारे 2 दिन वाली पॉलिसी के हैं ही नहीं है। सही बात है। इस सूबे पे रहम ये करें, मरियम साहबा कर आपको दें लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं कोई नजर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके लेकर- जिसमें मुझे ये श्योरिटी मिल जाए कि भाई 3 साल बाद मेरे बिजली का मसला हल हो जाना है। नहीं है कोई नजर आ रहा। बिजली वाला मसला तो ठीक 3 है, साल बाद मतलब हल ही मैंने अभी पिछले दिनों भी इन्होंने तशहीर भी की अपने प्रोजेक्ट्स की। यार मतलब कि अफसोस होता है कि जिन प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट गवर्नमेंट ले रही है इन हालात में और उसकी इतनी इतनी बड़ी तशहीर कर रही है, या वो जरूरत है? पब्लिक के तो मसाइल ही और हैं। सही बात है। एक प्रोजेक्ट लेके आए गवर्नमेंट, आपको ताज मरते दम तक आवाम आपको याद करेगी कि हाँ ये अच्छा काम आपने किया है। कोई सिर्फ आप एक ऐसा महंगाई करने का कंट्रोल विजन भी कर नहीं लें, है। अवाम की दुखती रख इस वक्त महंगाई है, बिजली की कीमतें कंट्रोल कर लें जिससे अवाम परेशान है। ये 2-3 चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, अवाम सुख का सांस ले लेंगे। हमारे जितने भी शोज़ होते हैं, आउटडोर जितने भी शोज़ हैं, आप किसी के भी आगे माइक करें, आपका टॉपिक कुछ और है, लोग महंगाई का रोना। हर साल टैक्स कलेक्शन बढ़ ज्यादा हो रही है ना। हर साल टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही हम आप ही दे रहे है। हैं। मेरे आप जिन्होंने नहीं मैं देना, ये वो कह नहीं रहा दे रहे वकास। हूँ, और मैं आप और हमारे जैसे जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल बद से बदतर होता जा रहा है हर साल की तरह। लेकिन मसला ये है कि जो हर साल टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात ही कोई नहीं करता। इनके लाइफस्टाइल, इनके अखराजात प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके सीएम हाउस से लेके सेक्रेटेरिएट महकमों के हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और हमें आपसे कहते हैं कि आप कुछ और सब्र कर लें। भाई सारे सब्र अगर हम नहीं करने हैं, मतलब मैं तो कुछ दिन भी कह रहा था अगर सारी चीज़ें प्राइवेटाइज करनी है, आप कोई महकमा नहीं चला सकते, आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते, तो क्यों ना ऐसा कर लें कि वान वज़ीर आला को प्राइवेटाइज करके देख लें। शायद वो बेहतर, क्योंकि सबसे बड़ा बॉस तो वो है ना, शायद वो बेहतर चला ले। खर्चे सबसे ज्यादा तो वहाँ उनके हैं, मतलब उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, सिर्फ एंगेज किया जा रहा है। जब आप ये काम करने जा रहे थे आईटी इंडस्ट्री वाले, यार आपको नहीं पता था कि आपके पंजाब में जो जितना जो जिनको आप रोजगार प्रोवाइड नहीं कर सकते, सारे लोग जो है डिजिटल वर्क कर रहे हैं। आपने उनका सोचा? लोगों का सत्या, मैं एक तरफ तो सीएम साहब आईटी मेरा सिटी बनाने मेरा जा रहे भाई हैं। है, मैं बताता हूँ आपको, मेरा भाई है, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा फ्रीलांसिंग का सेटअप बनाया हुआ है। वो कहता है हमारे पास जिस दिन ये इशू आना शुरू हुआ 15 या 30 ऑर्डर पेंडिंग पे पड़े थे। हमें उन्होंने लोगों ने एडवांस पेमेंट देकर कहा जी हमें माफ़ी दे दें। वो जीरो पे आगे बैठे हुए हैं। कहता है ट्रस्ट ही नहीं कि वो कहते हैं कि श्योरिटी क्या है कि आपके अगले महीने फिर इशू नहीं आ जाएंगे। तो जब आपने इतना बड़ा आप पब्लिक की नुमाइंदा है ना, तो आप कहते हैं ये फेडरल ने किया है, ये फलाना महकमा था, भाईजान तो आपने उनको कहना है ना कि मेरी आवाम के मसाइल हैं, इन पे आप रहम करें। जब आवाम लुट फुट जाती है फिर आप दरासा देने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मसाइल अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर आवाम किधर चली इसलिए बढ़ने हैं। मैं कहता हूँ लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, कुछ बेहतर नहीं होना। उसकी वजह ये है ना कि एक पॉलिसी में बता दें जिसमें ये कहा गया हो कि जी आप ईमानदारी से आप ये बताएं, आपको लगता है कि अगले 2-3 साल में आपको कुछ बेहतरी आ जाएगी? मजीद महंगाई बिजली पे आपको कोई श्योरिटी है? एक महीने की श्योरिटी है, आप बजट बना सकती हैं? नहीं बना सकती ना, तो कैसे चीजें बेहतर आप होंगी? सोचते कुछ है, महीने की अपनी प्लानिंग कुछ करते हैं, जब पूरा महीना खत्म हो जाता है तो वो बिल्कुल उसके बरक्स हुआ होता है। समझ नहीं आती आपको, जिस तरह तेजी से टाइम गुजर है, जिस तरह तेजी से आपको समझ ही नहीं आ रही कि तनख्वाह आती है और जाती है कहाँ पे। वही कोकर साहब वाली बातें, इंसान किधर जाए, मसाइल ही मसाइल हैं। फीसें दे दें, आप बिजली के बिल दे दें और उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के पूरा महीना बैठ जाते हैं कि गुजारा कैसे करना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक। एक के बाद एक मसला। अब किताबें मेरे ख्याल से वो बुनियादी चीज़ है जिसके बगैर आप क्लासरूम में बैठ के करेंगे क्या। अच्छा जी, 100% फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली ये है, स्कूल्स में बच्चों को किताबों की फराहमी कौन करेगा अगर ये नहीं कर पाएंगे। कैसर कोकर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताऊं कि मेरे बच्चे बीकनोस में पढ़ते हैं, तो लेकिन उनको बच्चों को बुक पैक जो मिला है उसमें 4 किताबें या 5 किताबें शार्ट है। कल मैं किताबों की दुकान पर गया तो अभी तक किताबें नहीं आई। कुछ किताबें उन्होंने हमें बुक पैक दे दिया है, लेकिन बाकी किताबें जो स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गया, टीचर बार बार कह रहे हैं किताबें लेकर आए, आगे मार्केट में किताबों की दुकानों पर वो किताबें नहीं आई। और कुछ स्कूलों में तो वैसे सिरे से किताबें मिली नहीं है, कहीं पर साइंस की किताब शार्ट है, कहीं पर कंप्यूटर की किताब शायद है। ये सारी नहली जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नहली है, ये महकमा स्कूल एजुकेशन की नहली नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो है उसमें तब्दीलियां करने की जरूरत है, उसमें असलाहत लाने की जरूरत है। और फिर जो बच्चों को मुफ्त किताबें देते हैं उसके लिए अभी तक बजट जारी नहीं हो सका, क्योंकि जो रिमोट एरियाज है जहाँ पर स्कूल की जो बच्चियां हैं या बच्चे जो वो स्कूलों में नहीं जाते तो वहाँ पर बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती है। वहाँ पर इशू है कि अभी तक मुफ्त किताबें तकसीम नहीं हो सकी। और सेशन शुरू हो चुका है और क्लासेस शुरू हो चुकी है, पढ़ाई तेजी से जारी है, लेकिन अभी तक ये इशू बना हुआ है और बच्चे बेचारे परेशान है। और बच्चे बार बार घर से फोन भी करते हैं, घर में जाकर कहते हैं कि चले हमारे साथ किताबों की दुकान पर चले, आगे किताबें नहीं मिल रही। बात है जब स्कूल से बच्चों को प्रेशराइज किया जाएगा कि बुक्स बुनियादी चीज है ना, आपने पढ़ाई कहाँ से करनी है। वकास, ये किसने कहा है कि एजुकेशन के नाहली है अथॉरिटी की या टेक्स्ट बुक बोर्ड की? क्यों शाबाश देनी चाहिए? नहीं, आप क्या करना है पढ़ के, आपने मुझे ये बताएं। आप अच्छी बात किस चीज आप मतलब पढ़ के भी आपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। आपको इस बात पे भी टैक्स लगना चाहिए। मतलब आप डिमांड करें किताबें नहीं है, आपको पता है मुल्क की हालात क्या है। अच्छा, बुक्स कौन सी है मैं बता दूं जी। नहम की कंप्यूटर साइंस की किताब है, 8वीं का सेट, पहली से 10वीं जमात तक तर्जुमातुल कुरान की किताब बच्चों को नहीं मिली है। नई एनरोलमेंट के बाद किताबों की शॉर्टेज हुई है, तो भाई किसने पूरी करनी है ये शॉर्टेज? अब बताएं ना, कंप्यूटर आपने पढ़ के क्या करना है? दुनिया कंप्यूटराइज हो रही है, आप कह रहे हैं हमें किताब नहीं मिली। ये तर्जुमातुल कुरान, भाई घरों में कुरान पाक पढ़े हैं ना, वो पढ़े आपने ऐसी गवर्नमेंट का खर्चा करवाना है तो आपने गवर्नमेंट का खर्चा करवाना है। ये खबर पढ़ के ना, इससे ज़्यादा बाइस शर्मिंदगी नदामत मेरे लिए कुछ नहीं है कि मेरी स्टेट जो दावे करती है कि मैंने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, वो अपने बच्चों को, जो कि साल डिसाइड होता है, एग्ज़ाम से ले के इनरोलमेंट से ले के हर चीज़ डिसाइड है, बिल्कुल ऐसे ही, फिर भी आप नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा आप कोई उम्मीद अगर कोई रखता है ना, तो वो अपने आप को फिर वो क्या कहते हैं, वो हम यानी आप पैसों के भी, अब ये पैसे लेके कोई मुफ्त किताबें तो मांग नहीं रहे अपने बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ आप पैसों की तो बात ही नहीं है ना, आप अपने स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो इससे बड़ी नाहल सही क्या कोई है। तो फिर भी जो लोग, जिन लोगों को ये लगता है ना कि इस चमन से पता नहीं क्या निकलेगा, तो वो अहमों के वो क्या, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास मतलब कि यार आप अभी सारी खबरें पढ़ लें हुकूमत की, हम तकदीर बदल देंगे, हम नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जब कोई बच्चा मेहनत करके टॉप कर जाता है फिर इनको क्रेडिट लेने की पहुंच जाते हैं। भाई जितना टाइम आप उस पॉलिटिकल और क्रेडिट के लिए लगाते हैं ना, उतना टाइम अगर आपने ये लगाया होता है ना कि आज अगर हमारे पंजाब से 20 बच्चे ने अच्छे मार्क्स आए हैं या 20 बच्चे हमने ढूंढे हैं जो जिनको अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, तो अगले साहब हमने 50 बच्चे ढूंढने हैं, तो आप ये बैठ के सोचते कि भाईजान का क्या बच्चों का जो नया साल है, ये तो उन्होंने स्टेप अबूर कर लिया है ना, आगे इनके लिए कोई आसानी पैदा कर दें तो ये मसाइल ना होते। प्रॉब्लम ये है कि आपने पॉलिटिकल स्टंट करने होते हैं। और अभी आप उसमें उससे भी ज़्यादा जो मज़ेदार खबर है वो अथॉरिटी वाले ये कह रहे हैं कि भाई जिनको मसला है ना वो हमें लिख के भी डिमांड भिजवाएं, तो अच्छी बात है ना, ऐसे तो नहीं है ना, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो चेक करेंगे, वो पता भाई आपको मिली है कि नहीं। बच्चे के एप्लीकेशन लिखें, वो पहले हेडमास्टर के पास जाएगी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगी, फिर वो सीएम हाउस फाइल जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह स्कूल्स मालिकान प्राइवेट स्कूल कहते हैं हमारा क्या लेना देना भाई, अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से इशू आ रहा है या बुक्स नहीं मिल रही हैं तो इसका ऑल्टरनेट। अच्छा, स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में भी वो हैं जो कुछ हद तक डिपेंडेंट होते हैं आपके टेक्स्ट बुक बोर्ड पे और अथॉरिटी पे। जो बड़े चेन्स हैं उनको कंसर्न ही नहीं है, उनका सिलेबस, उनकी बुक्स, उनके प्रिंटर सारे कुछ और है। तो सही कहते हैं ना, ये तो एक रास्ता तो आपके पास है उम्मीद की किरण, आप सब कुछ बेचें और बच्चे को 9th क्लास के लिए या मैट्रिक के लिए किसी बड़े स्कूल में दाखिल करवा दे। ना आपको ये इशू होगा पिक एंड ड्रॉप का, ना आपको किताबों का इशू होगा, ना आपको प्ले का इशू होगा, ना आपको फूड का इशू होगा। तो फिर वो कहेंगे कि हम पे तनकीद ही करते जा रहे हैं। आप पिछले साल से जो बच्चों को दूध पिला रही हैं और बच्चों को किताबा ने पहला दे दो टाइम से। सही बात है,
जो बुनियादी हक है, जिसके लिए उन्होंने स्कूल जाना है। लेकिन ये है हमारी सोच, हम आवाम की। उधर से ये इशू नहीं है उनके, ना तो उनके बच्चे उस स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे ये इशू है। तरजीहात नहीं है क्या गवर्नमेंट की तालीम? जी बिल्कुल, हुकूमत जो है ना वो एजुकेशन असल में हो गई है प्राइवेट सेक्टर के पास। जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और गवर्नमेंट का तालीम के लिए बजट देखे कितना है, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर तालीम के लिए बजट है। हुकूमत का तालीम एजुकेशन जो है ना प्रायोरिटी नहीं रहा। और बच्चों की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इस वक्त जो है वो पंजाब की जनाब तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो है वहाँ पर वीसी नहीं है। जो 400 के करीब कॉलेजेस है वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है और 9 डायरेक्टर हैं, जिसमें से 7 डायरेक्टर, डिविजनल डायरेक्टर की सीटें खाली पड़ी हुई है। और हुकूमत हाथ पर हाथ रखे बैठी है, इंटरव्यू हो रहे हैं जी, ये सरकारी अस्पतालों के हालात ये हैं, सरकारी कॉलेजेस के हालात ये हैं, सरकारी स्कूलों के हालात ये हैं, फिर आपके पास ऑप्शन आ गया आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। एक जो इशू बात की ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, ये देखें, मतलब कि हमें, मुझे तो जो कभी कभी उम्मीद की नज़र आती है ना वो भी नहीं है। जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो वाइस चांसलर को दरख्वास्त देते हैं कि हमें फ़ीस वेवियर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है HEC की, हमारे जानने वाला दोस्त है, उसके भाई ने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा आगे से रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि वो वाइस चांसलर नहीं है, तो हम ये एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट में जब नया वाइस चांसलर आएगा तो उसके 3 सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए हैं, ना कोई वाइस चांसलर आया है। हाँ। ठीक है। और उस बच्चे की मतलब उसमें जो रिलीफ था वो 10 से 15 हज़ार होना था, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसके टेंडर्स एलोकेशन हो रही है, गरीबों की दिहाड़ियाँ हैं, वो उनकी दिहाड़ियाँ हैं, अवामी नुमाइंदों की भी, सरकारी अफसरान की भी, और उस यूनिवर्सिटी के वो एक कायम काम वाइस चांसलर की भी, वो नहीं रुक रहे। लेकिन बच्चों के, जहाँ पे बच्चों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है या इंस्पायरेशन या कुछ भी मोटिवेशन आप कह लें, वहाँ पे जो है वाइस चांसलर नहीं है। तो वही बात मैं फिर कहूँगा ना कि भाईजान आप तालीम से ताल्लुक़ क्या है आपका? आप ना तालीम से, ना सेहत से ताल्लुक़ किससे? ना गरीब गुरबा लोग, आप बातें करते हैं कंप्यूटर की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप जो किसी मैकेनिक के पास जाए वहाँ से मोटरसाइकिल मैकेनिक की किताब नहीं मिल रही, आप IT सिटी बनाने चल रही हैं। किसने कहा IT सिटी बनेगी? वो तो की किताब नहीं मिल रही ना, वो तो आप फ्री वाईफाई की सहूलत दे रहे हैं, मतलब बेसिक्स ही नहीं पता होंगी। फ्री वाईफाई वो आपको इसलिए कहते हैं कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, उनको 5 स्टार दिया करें सर्विसेज के लिए, वो इसलिए आपको कह रहे हैं। आपकी मालूमात लिया गया, आपको नया टैक्स कब लगना है, कितनी मालियत का होगा, वो इसलिए वाईफाई आपको दिया उन्होंने। कोई रिसर्च करने के लिए आपको वाईफाई दिया नहीं है ना। खबरें डिस्कस की हैं, समझ नहीं आ रहा कि आवाम के लिए क्या है परेशानी। ब्रेक का कहा जा रहा है वकास, ब्रेक के बाद आते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जो लोग इंतजार कर रहे थे कि मुफ्त सोलर कब मिलना शुरू होंगे, तो सोलराइजेशन मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुफ्त सोलर देने का वर्किंग प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। खोकर साहब, आप इस लिस्ट में आते हैं? जी बिल्कुल, ये सोलर का प्लान जो है ये बड़े कोई 3-4 महीने से सुन रहे हैं, जब से हुकूमत बनी है ये सुन रहे हैं सोलर आ रहा है, सोलर आ रहा है। गरीबों को सोलर दिया जा रहा है, जिनका 200 रुपये यूनिट तक बिजली खर्च होती है उनको सोलर फ्री दिया जाएगा, ये किया जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने तो कर भी दिया है, सिंध हुकूमत आगे निकल गई है और पंजाब हुकूमत पीछे रह गई। उन्होंने सोलर का प्लेटें तकसीम करने की तकरीब करके वज़ीर आला ने तकसीम भी कर दी है, सोलर प्लेटें गरीबों को जो है तकसीम भी कर दी है। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत जो है अभी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर से निकली। सीएम अच्छी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सीएम अच्छी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो आप रुकावटें डाल रही है। ये ब्यूरोक्रेसी का इशू है कि जो मीटिंगें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, सोलर की खरीदारी होगी, फिर इसमें किक्स बैक आएंगे, फिर इसमें अखबारों में खबरें छपेंगी कि कमीशन खा गई ब्यूरोक्रेसी, और वो फिर लोग इस हवाले से परेशान होंगे। लेकिन अभी तक सोलर आया नहीं है। सोलर के लिए ये बजट जो है वो भी, बजट में भी सोलर का ऐलान किया गया था कि बजट में सोलर के लिए पैसे रख दिए गए, लेकिन अभी तक आवाम, और ये वो चीजें जो सीएम साहबा ने अपनी पहली तकरीर में, ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ जो है ना ये आवाम के लिए नारे दिखाने के लिए, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए सारा कुछ हो रहा है। अमली तौर पर अभी तक बड़ा सुस्त रवि से हो रहा है। फिर वो सस्ता घर स्कीम की स्कीम भी सुनी थी, वो भी अभी तक वो सुस्त रवि का शिकार है। फिर रोडा में सहाफियों को प्लाट दिए गए रोडा में, और वो प्लाटों को हुकूमत चलेगी तो प्लाट वो खत्म हो गए बेचारे के, वो रो रहे हैं। और 2-2 हज़ार रुपया जो वो सहाफियों ने फीस दी थी रोडा में प्लाट लेने के लिए, उनकी फीस भी जब्त होगी।
आपका और आयशा का गम एक ही है। और लाखों करोड़ रुपए कमाकर वो रोडा भाग गया, इस तरह तो होता है। भागे नहीं है खोकर साहब, मसला उनके एंड से नहीं है, ये थोड़ी सी तस्दीक कर ले। मसला जहां से है वो वकास भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब आप हर मामले में सियासत करने लग जाएंगे तो फिर वो लोग जो कि आपको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं होता। इसमें रोडा गैर बड़ी जिम्मा है, उनका इसमें कोई जिम्मा नहीं है। ये सियासत की जा रही है इस मामले पर। वकास मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसमें ना किसी हद तक खोखर साहब भी मैं बात से उनके सहमत हूँ कि जब आप एक चीज़ आपने फाइनलाइज कर ली है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उन्होंने तो लोगों को लेटर देना शुरू कर दिए थे। की जो बदकिस्मती है उनमें से एक ये भी है कि एक गवर्नमेंट को इनिशिएट करती है ना, दूसरी गवर्नमेंट आकर उसको रोल बैक करना चाहती है। यहाँ पर मसला ये ठीक है, अगर रूडा की बात करें ना तो खोकर साहब हम लोगों को तो लेटर भी मौसूल हो गए हैं। तो फिर मैं वही तो फिर आप लोगों को, अब आपकी दूसरी गवर्नमेंट आके मसला क्रिएट कर रही है तो फिर ये ज्यादती हो रही है ना। सीएम साहिबा आके हुकूमत कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसियों में, इसमें लोगों का क्या कसूर है? वो जो वोटर है जिनको प्लाट मिले हैं रोडा में, वो नून लीग के भी वोटर हो सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के भी वोटर हो सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? वोटर्स के लिए तो नहीं है ना, ये तो आपने एक कैमरामैन भाई भी इसमें शामिल है, वोटर्स के लिए तो नहीं है ना। खैर चलें, वो कहेंगे आप अपने दुखड़े लेके बैठ जाते हैं, वैसे भी बेशुमार दुखड़े हैं, वैसे भी बेशुमार दुखड़े हैं कि हमारा एक एक्स्ट्रा भी है ये वाला। आम बंदों से हमारा एक एक्स्ट्रा है, हम तो 2,000 भी लगा बैठे हुए हैं। 2,000 में खोकर साहब आप कितने काम आप हो सकते हैं, 3-4 दिन ऊपर पे दफ्तर आ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो गम है ये बहुत सारे लोगों का है। खैर उस पे हम लोग जो है ना फिर कभी हम बात कर लेंगे ऑफ स्क्रीन, लेकिन ये कि होना ये चाहिए कि एक देखिए, मैं ये कहता हूँ अगर आज मरियम नवाज साहबा सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, कल को उन्होंने नहीं होना, जो अच्छे काम है, अच्छे प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं, आने वाली गवर्नमेंट को भी उनको इंडोर्स करना चाहिए। आप यकीन माने निगरान गवर्नमेंट के जितने मंसूबे हैं ना, लोग फिंगर टिप्स पे याद रख रहे हैं। जितने विजिट निगरान सीएम ने जहां जहां किए हैं, लोग जहां जाएं वहां अगर उन्होंने विजिट किया तो लोग बता रहे हैं। गवर्नमेंट के प्लान में ये भी शामिल है कि ये कैसे बुलाना है लोगों से। आप बेफिक्र करें, लोगों को वो भिजवा देंगे। उसके लिए फिर उस स्टैंडर्ड पे जाके मीट करना पड़ेगा, उतना काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के प्लान में ये शामिल है ना कि लोगों को किस तरह ये बुलाना है। एक मतलब खोखर साहब ने भी जो बात की ना कि ब्यूरोक्रेसी की, यही ब्यूरोक्रेसी थी। मतलब एक अफसर यहाँ पे नहीं है, कहीं दूसरी पोस्ट पे होगा, यही लोग थे ना। यही लोग सारे फिजिबिलिटीज़ देखते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है उसकी वर्किंग करते हैं, इनपुट अपनी देते हैं, और उसके बाद ही कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो उस प्रोजेक्ट को इंडोर्स करती है या उसको अनाउंस करती है। भाई जब अगर निगरान सेटअप में काम फिजिबल था, वो उस पर काबिल अमल था, तो वो नई गवर्नमेंट में आकर ना काबिल अमल कैसे हो गया? हालांकि आपके पास टीम ज्यादा बड़ी है, ठीक है, आपके पास ज्यादा टीम ज्यादा बड़ी है, आपके पास वो अनसर्टेनिटी नहीं है कि निगरान सेटअप कब तक चलना है, कब तक नहीं है, 3 महीने है, 2 महीने है। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन आप ये देखें ना कि वही महान ज़हन है जिन्होंने तब कहा सर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, सर ये हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बदल कर ना सर ऐसे हो ही नहीं सकता, मैडम साहब ये तो बड़ा ये फ्लॉज है, ये तो बड़ी जल्द काम कर गए हैं वो जाते हुए, ये तो फ़ायदा हो जाएगा ना को खोखर साहब को, इनको तो रोके ना। तो उन्होंने कहा मैडम एक काम करें, हमें तो देना प्लॉट, हमें तो 10-10 8 साल की इंस्टॉलमेंट पे दें ना। हम तो आपको पता है हमारा ना कोई गाड़ी है, हमारा ना फ्यूल मिलता है, ना घर का बिल है, ठीक है, बच्चों को भी कुछ नहीं है, तालीम के भी मसाइल हैं, तो हमें तो प्लॉट दें ना। तो पैसे मैडम हम 20 साल में दे देंगे, 10 साल के लिए बना है ना, जो उनको रूडा में बना है ऑफिसर्स के लिए, कनाल का और 2-2 कनाल का। तो बस वो तरजीहात पब्लिक को कोई रिलीफ देने की नहीं है। खैर बात हो रही थी सोलर प्लान पे। मैं ये नहीं कहता कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आपने खोखर साहब की तरह 4 महीने से आपने ये शोर डाला हुआ था, ये 2-3 महीने में तो मिलना नहीं है, यानी कि सर्दियों में अगर आपको अगले साल मिलेंगे और उस जितना ये प्रोजेक्ट है उससे ज़्यादा किकबैक की, एडवर्टाइजमेंट की, मीटिंग्स की, ओवरऑल आप सारी कॉस्ट निकालें, सोचने से लेकर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक वो कितना आपने पैसा रिसोर्सेज ज़ाया किया है। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला, ऑलरेडी आपका सिस्टम मौजूद है। आप जो 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन हैं या 100 यूनिट से कम वाले सार्फिन हैं, उनके बिलों पे टैक्स कम कर दें। अच्छा, आपने बिलों की बात की है, वकास की बड़ी अहम खबर है, मैं ये भी शामिल कर लूँ। वक्त में लेस्को वेबसाइट खराब हो गई है, बिल रुक गए हैं सारिफिन। अब अगर हुकूमत ने रिलीफ देने की कोशिश की है
मतलब कोशिश क्या, उन्होंने थोड़ा सा सोच ही लिया गरीब आवाम के बारे में। तो ये लेस्को का सिस्टम क्या क्या ये ड्रामेबाजी की जा रही है? ये ना ये टैक्टिक्स होते हैं, इंगेजमेंट, रुकावटें हैं ये नहीं, ये कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ये होना है। कुछ चीज़ें बेसिकली ये एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकते हैं कि हम ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर लेंगे। हमको बता दिया हमने आपके लिए, अब देखें जी वो नहीं कर रहा। हाँ, भाई वो कौन सा हम सायामू मालिक का महकमा है? नहीं भैया, आपको आप responsible जब प्रोग्राम आपने ये रिलीफ अनाउंस किया था तो आपने क्या अपना प्री वर्किंग नहीं की थी? अगर आपने नहीं की थी तो फिर भी आप नाअहली है। अगर आपने की थी और आपको पता ही नहीं था, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके जो कैलकुलेटर सार्फिन थे, लेट्स सपोज वो 20 लाख थे और अचानक रात को वो 40 लाख हो गए हैं। भाई वही लोग हैं, बिल्कुल सही, वही लोग हैं ना, वही सिस्टम में आपका ऑलरेडी डाटा भी है, आप बिलिंग भी ऑलरेडी हो रही है। तो ये बेसिकली एंगेज करना होता है। खोकर साहब ने बात की ना कि इतना बड़ा रिलीफ, भाई लेस्को वाले कुछ ना मिलिया तो अवाम ਨੂੰ मिल गया। नहीं ये बड़ा रिलीफ तो रहेगा ही नहीं खोकर साहब, अगर अवाम तक इसके समरात ना पहुंचे तो ये कैसे बड़ा रिलीफ रह जाएगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये अभी जो है ना हुकूमत को चाहिए कि इस पर अभी इनकी वेबसाइट खराब हो गई है, हुकूमत को चाहिए इस पे नोटिस ले। मतलब आपने कहा कि अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देना है, अब आप कह देंगे वेबसाइट खराब है तो ये रिलीफ नहीं, प्रिंट ही नहीं हो रहे बिल जी। और वो वापडा वाले कह रहे हैं जी कि प्रिंटिंग पर खर्चा बड़ा आता है जी, ये होता है जी, लाखों रुपए खर्चा आ जाएगा, दोबारा बिल प्रिंट करने पड़ेंगे। ये जो हीले बहानों से असल में मसला ये है कि अवाम को जलील करना है, अवाम को रुसवा करना है और जो पैसे देगा उसका काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वरना जो बहाने जो है वो बहुत ज़्यादा निकल आएंगे, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। और जो ब्यूरोक्रेसी है या जो मुलाजमीन है वो करप्शन के बगैर काम नहीं करते। हालांकि इसमें ना मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल सा फार्मूला था। देखिए आपका जो बिल है ना, बेसिकली जो हमें फील होता है वो है टैक्सेस की मद में। टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट को। ये तो पता है ना, अगर पंजाब के इतने कंज्यूमर हैं, इतनों को हमने रिलीफ देना है, तो भाईजान आप गवर्नमेंट 45 अरब आप 200 वालों को टैक्स की मद में रिलीफ दे देते। जो आप टैक्स रिसीव कर रहे हैं ना, कम खर्च था, इतनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी, इतनी तशहीर भी नहीं होनी थी और आपने कच्चा क्रेडिट आपको मिल जाना था। लेकिन बात ये है कि मकसद 100% ये नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, मकसद ये है कि हमने अवाम को घुमाना है। नहीं, जहां हुकूमत कोशिश कर लेती है ना अवाम को रिलीफ देने की, वहां रुकावटें नहीं, ये नहीं है। यू आर द बॉस, यू आर द बॉस। अगर आप अपनी टीम से काम नहीं ले सकते तो आप नाअहल हैं। आपके पास एक एक्सक्यूज है ही नहीं है कि जी देखें नहीं फलाना बंदा काम नहीं कर रहा। भाई आप नहीं कर रहा ना तो निकाले ना। सही बात। पीछे आपके इतने ब्राइट माइंडेड लोग बैठे हुए हैं जो आपसे इनसे बेहतर काम करने वाले हैं। मसला ये है कि जिन कामों पर रुकावट डालते हैं ना वो पब्लिक के हैं। सही, ठीक है, किसी MP MNA का किसी बहुत खास बंदे का काम रुकता है, वो तो आउट ऑफ द वे जाकर रात को भी ऑफिस खुल के हो जाते हैं। तो सिर्फ मसाइल ये पैदा होते हैं जब आवाम की बात करनी होती है। तो अब अगर आपके खोखर साहब ये कह रहे थे भाई ब्यूरोक्रेसी क्या हमारे मतहत है, बॉस के मतहत है, तो कौन है बॉस? अगर बॉस एफिशिएंट नहीं है या बॉस को उसका जो मतहत है वो घुमा रहे हैं तो बॉस बदलने की जरूरत है ना। ठीक है, तो इस बात पे कोई आते नहीं है। मसला ये है ना कि उनके काम तो रुकते नहीं है। कभी आपने सुना है कि हमने वज़ीर आला साहिबा ने कहीं जाना था और वहाँ पे इंतजामात नहीं हो सके? भाई यही ब्यूरोक्रेसी काम करती है ना। कभी आपने हुआ है कि जब सीएम साहिबा ने सेक्रेटरी को कहा हो कि ये काम करके और मुझे बताना है, वो ना हुआ हो? चंद मिनटों में काम हो जाते हैं ना। एक यहाँ से सीएम साहिबा कहती है, वहाँ से उनको मैसेज पहुँच जाता है। तो सिर्फ मसला ये है कि काम क्या है। काम जब अवाम का होता है तो फिर अवाम को अगर आपने फौरन बता दिया तो आपको वो एहसास ही नहीं होगा ना रिलीफ का। आपको पहले बताएंगे चाय बन रही है, ठीक है, दूध आ गया है, ठीक है, बिस्किट लेंगे, बिस्किट के एक्स्ट्रा पैसे हैं। लेकिन अफसोस के साथ फिर वो मैं कहता हूँ आप ये लफ्ज़ जो है ना छोड़ दें। आप अफसोस हमें हम मारे गए, वो तो कह रहे हैं कि आप अफसोस करें, रोएं पिटें, हमारा तर्ज हुक्मरानी, हमारा सर्विसेज ऑफ डिलीवरी एक ही रहना है और वो ऐसे ही है। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम इस रोने धोने में जिंदगी गुजारना सीख ले। वो तो बड़ी देर से कह रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। आप ऑफिस में चले जाए, किसी सरकारी ऑफिस में, भाई मीटिंग में है, और यार केड़ियां मीटिंगां होंदियां ने। सही कह रहे हैं। आपको एट द एंड जब फाइनल बात होने लगती है पता चलता है कि अफसर है ही नहीं है, वो छुट्टी पे था, वो फलानी जगह पे था। तो भाई मतलब क्या होता है सारा दफ्तरों में। अगर आपने, मैं फिर वही कहता हूँ कि देखें आप इस सूबे की हेड है,
आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकती ना तो फिर आप ये एक्सक्यूज ही आपके पास कोई नहीं है कि जी वो फलाना बंदा काम नहीं कर रहा, भाई क्यों बर्दाश्त करें उसको, किक आउट करें उसको। सही कह रहे हैं। और अगर आपने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए अवाम को तसल्लियाँ देने के लिए कि आपने अनाउंस कर एक दिया, छोटा सा मैसेज सीएम साहिबा के लिए कोई देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सीएम साहबा के लिए चाहिए कि जो आवाम है उनको रिलीफ देने के लिए खुद वो मैदान में उतरे, और जो बिजली के बिल अगर लोगों को नहीं मिलते तो लेस्को से बात करें, और लेस्को के जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और फिर जो सोलर सिस्टम आप कर रही हैं ये डिले ना करें। सिंध हुकूमत पहले निकल गई आगे, और सोलर जो अगर देना है तो दें, अगर नहीं देना तो आवाम को जॉब दें। इस तरह लोगों के जज्बात और साथ साथ से तो ना खेले हाँ, कि हर लोगों को आप रोज पहले बता दें कि आपके लिए बड़ा जबरदस्त था, कोई पैकेज लेके आ रहे हैं और बाद में वो हीले बहानों की नजर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। और हम हमेशा से कोशिश ये करते हैं कि ढूंढ ढूंढ के टैलेंट आपसे मुलाकात कराते रहें, बताते रहें कि किस तरह से लोग जहाँ कहीं पे भी उनका इंटरेस्ट होता है अच्छी तरह से जो है मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल कर लेते हैं। जी, आज की हमारी जो मेहमान हैं नशरा नदीम, जो कि शतरंज प्लेयर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने ना कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ओपन कैटेगरी में इन्होंने सूबाई मुकाबला जीता है। तो शतरंज थोड़ा सा मुश्किल और टेक्निकल गेम होती है, इसको समझ के खेलना पड़ता है। तो अपनी मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नशरा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कब से शतरंज खेल रही थी? मुझे वैसे शतरंज आती है, मैं 10 साल से मुझे आती, जब मैं 10 साल की थी तब से मुझे आती है शतरंज। अच्छा। पर टूर्नामेंट्स वगैरह में 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले से स्टार्ट किया टूर्नामेंट 2 साल से स्टार्ट किए। अच्छा, वैसे लोगों को इस बारे में इतना पता नहीं है, तो मैं आज आपसे कुछ चीज़ें भी जानना चाहूँगी। और कुछ ज़ाहिरी बात है, जब आप टूर्नामेंट्स के लिए खेलते हैं तो वो एक अलहदा से आपने प्रैक्टिस करनी होती है, और इसके अलावा नॉर्मल गेम आप वैसे ही खेलते हैं। हम अक्सर घरों में देखते हैं कि लोग खेलते हैं। अब तो आप ऑनलाइन कितनी गेम्स हैं ऐसे जो आप खेल लेते हैं? मुझे ये बताइएगा कि जब स्टार्ट किया किसने सिखाया और क्या मुसलसल खेलती थी आप? जब मैं मतलब घर में पढ़ी होती थी चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड वैसे ही एक बहुत अट्रैक्टिव सी चीज़ होती है, उसे देखकर ही इंसान को दिल करता है कि सीखे या है क्या चीज़। तो बाबा खेलते थे, देन बाबा को देख देख कर देन बाबा से ही सीखा, और फिर कंप्यूटर पे भी खेलती थी, ऑनलाइन भी, और बाबा के साथ भी खेलती थी। फिर वहीं से स्टार्ट किया, पर मुसलसल नहीं खेलती थी, कभी कभी ओकेजनली के भी अच्छा लगा, देखा, दिल किया तो। पर जब टूर्नामेंट्स में खेलना स्टार्ट किया तो फिर आपको खेलनी पड़ती है। क्या डिफरेंस है जब टूर्नामेंट्स में आप आते हैं तो फिर किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है? टूर्नामेंट्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे टाइम कंट्रोल हो जाता है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, आपको ही गेम कंप्लीट करनी पड़ती है। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को अलग से भी मिलता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट का आपको पता लगता है, स्ट्रेस में आपको पता लगता है कि टाइम डिसीजन मेकिंग का। जी, डिसीजन मेकिंग का पता लगता है। सही। सो मुझे ये बता दें कि कुछ टूर्नामेंट में जब आप खेल रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, जिनका आपने बहुत ख्याल रखना होता है? टाइम कितना होता है और उस टाइम में किस तरह से मैनेज करना? टाइम्स डिफरेंट होते हैं, इसका एक क्लासिकल होता है, रैपिड होता है। रैपिड में आप थोड़ा फास्ट खेल लेते हो, क्लासिकल में थोड़ा टाइम होता है आपको, और क्लासिकल में आपको नोट डाउन भी करने पड़ते हैं कि आपके क्या मूव्स हैं। उसके बाद इलीगल मूव्स नहीं आप कर सकते टूर्नामेंट्स में, उसके कुछ रूल्स होते हैं कि आपने उसको फॉलो करना है। तो थोड़ा चेस डिफरेंट हो जाती है अगर आप एज अ फन के लिए खेलते हो और आप टूर्नामेंट्स में खेलते हो तो। आपके जो मध्य मुकाबल प्लेयर होता है उसका माइंडसेट समझना और उसको वो बड़ा ज़रूरी होता है जी। तो किस तरह से जब आप टूर्नामेंट्स में आती हैं, ऑब्वियसली नए लोग सामने आते हैं, तो किस तरह से असेस कर लेती हैं कि भाई ये बंदा किस कैपेसिटी में पता लग जाता है? जब कोई एक मूव करता है तो आपको पता लग जाता है कि उसका नेक्स्ट मूव ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो आपको फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है कि ओके अगर इसका ये होगा मूव तो आपको आगे क्या करना है, तो उसको नोट डाउन करना पड़ता है। मुश्किल है, टेक्निकल है? मुश्किल, सीखना मुश्किल नहीं है, सीखना बहुत आसान है और हर किसी को आनी चाहिए। मेरे मुताबिक तो हर किसी को चेस खेलनी आनी चाहिए। आपको लाइफ लेसन्स बहुत देती है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पर जब आप टूर्नामेंट्स में खेलते हो तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टूर्नामेंट में जब आप ऑब्वियसली वो कोई भी आप बड़े मुकाबलों में जाएं तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। सो अभी तक कितने मुकाबलों में शिरकत की और उन मुकाबलों से सीखा क्या क्या? चेस तो एक ऐसी गेम है जिसमें या तो आप जीतते हो या दूसरा फिर आप सीखते हो कुछ। एक हारने वाला कम ही होता है क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आपको और टूर्नामेंट्स में काफ़ी पाकिस्तान में ये बहुत अब तो बहुत ज़्यादा होने लग गया टूर्नामेंट्स। मैंने एक मूवी देखी थी, एक सीज़न देखा था द क्वीन ऑफ गैम्बिट, उससे मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिली। मैंने सोचा कि इस तरह क्या पाकिस्तान में होता है,
फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सपोर्ट किया एंड देन उन्होंने बताया कि यहाँ टूर्नामेंट होते हैं, देन वहाँ टूर्नामेंट खेला, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला। तो फिर मुझे ये बताएं, मतलब मैं तो अक्सर लोगों को देखती हूँ जिन्हें गेम्स का शौक होता है ना, तो उन्हें जुनून की हद तक होता है। मतलब अगर कोई लूडो खेल रहा है तो अब लोग तो मोबाइल फ़ोन पे आ गए ना, तो सारा सारा दिन लूडो खेल रहे हैं। दूसरी किसी गेम में इंटरेस्ट है, हमने बहुत सारे अपने नौजवानों को देखा है। आपका भी यही इंटरेस्ट लेवल है कि बस सारा दिन? chess.com कितनी इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे लगता है लूडो से चेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, टोटली अपोजिट गेम्स है दोनों। तो chess.com आजकल बहुत ज़्यादा एक ऐप है उस पर, तो फिर आप जब खेलना स्टार्ट करते हो तो आपको टाइम का पता नहीं लगता, आप खेलते रहते हो। फिर जब आप हारने लगते हो तो फिर आपका दिल करता है नहीं, जब तक जीतो नहीं आपने खेलते रहना। ये चीज़ एक होता है, पैशन होता है एक अंदर। सही। मुझे ये बताएं, अगर वो लोग जो कि प्रोफेशनल जिस तरह आप माशाल्लाह आई हैं तो करना चाह रहे हैं, तो उनको करना क्या है? आम गेम से हटकर वो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें फॉलो करनी है? आम गेम से इसमें कुछ हटके नहीं है, एक आम गेम है उसी तरह से ये है, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जब आप किसी फर्स्ट टूर्नामेंट में जाते हैं तब आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से गेम होती है, उसके रूल्स क्या हैं, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रोफेशनली खेलना चाहता है तो उसे यही है कि वो टूर्नामेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आए, जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करे। माहिरीन की राय, वो कहते हैं ना कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, कोई बताने वाला हो, कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेस मुझे लगता है एक ऐसी गेम है जो घरों में बहुत खेली जाती है, बहुत एक इंडोर गेम है तो काफ़ी खेली जाती है, पर लोगों को पता नहीं होता। बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होता है पर लोगों को पता नहीं होता खेलनी कहाँ से, आगे कैसे बढ़ना है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छा, हर गेम का ना एक स्कोप होता है, मतलब इसका लोग समझते हैं क्या स्कोप होगा, इसमें आगे क्या कर सकते हैं आप? पाकिस्तान में तो कभी किसी को सुना नहीं चेस खेलते हुए, मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम वो फील्ड पकड़े जिसमें हमें लग रहा है कि लोगों ने बड़े नाम बनाए हैं। लोग ये भी सोच के आगे नहीं जाते कि हमने तो कभी कोई सुना नहीं, कोई चेस में बहुत नाम बना दिया। चेस में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है यहाँ से आने चाहिए। क्या प्लान है फ्यूचर्स, क्या इसी में ही आगे? हाँ, आई विश कि मैं ग्रैंड मास्टर बन सकूँ। चलें जी, गुड लक। हम दुआ गो भी हैं और आपके लिए हम बहुत सारी दुआएं करेंगे कि जी आप इसी तरह कामयाब होती रहें, क्योंकि ये आपका शौक होता है जो आपको किसी भी फील्ड में आगे लेके जाता है। मेहनत, लगन और शौक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज जिनकी सालगिरह है हम उन्हें विश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत ही स्पेशल बर्थडे हमारी प्रोग्राम सिटी एट 10 की सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं कायनात, जिनकी आज सालगिरह है। कायनात, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए, आपके आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आज का मौसम टुडेज वेदर में। बारिश है, बादल हैं, धूप है, क्या है ये? वैसे आजकल तो ये सारा कुछ ही चल रहा है। मायदा की तरफ जाएंगे, उनसे पूछेंगे वीकेंड कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं। ओवर टू यू मायदा। शहर के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो शहर में आज जो है वो धूप की किरणें महसूस की जा रही हैं, जिससे गर्मी की शिद्दत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुकी है। अभी जो है सुबह के औकात में मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आज 35 तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो मौसम काफ़ी कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा था, ठंडी हवाएँ भी चल रही थी और उसी के साथ साथ बादलों का भी बसेरा था। लेकिन आज जो है वो बादल तो नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन धूप की किरणें तेज़ महसूस की जा रही हैं। उसी के साथ साथ आज शहर में फ़िज़ाई आलूदगी भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। 169 मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे हमारा शहर लाहौर जो है वो आज पहले नंबर पर आ चुका है फ़िज़ाई आलूदगी में। तो जहां पर फ़िज़ाई आलूदगी में पहला नंबर देखने में नज़र आ रहा है, वहीं पर माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरियों ने एहतियात करनी है, क्योंकि स्कूल वगैरह भी हम देख रहे हैं ओपन है और व्हीकल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बायस फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरियों ने बड़ी एहतियात के साथ मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना है और पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसी के साथ अगर बारिशों की पेशगोई की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटे में और आइंदा हफ्ते में जो है वो बारिश के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए, लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है वो बारिशें फिर से एक बार शहर का रुख करेगी और बादल इसी तरह से शहर में जब बरसेंगे तो मौसम जो है वो मज़ीद बेहतर होता हुआ दिखाई देगा और सितंबर के मिड तक जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मायदा मौजूद थी और बता दिया मौसम कब अच्छा होने वाला है।
अभी वीकेंड भी आपका अच्छा रहेगा। अच्छा जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अली साहिद साहब, जो कि सिटी एट 10 पैनल का भी हिस्सा है हमारे रिपोर्टर वाले सेगमेंट्स में। तो साहिद साहब, आपको हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, अब हमारे पास लिस्ट मौजूद है, हम उसकी तरफ भी आएंगे। जिनकी बर्थडे है आई नो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जी, आपको हमने बताने हैं आज के भाव। तो हमारा सेगमेंट है जी आज के भाव। रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वीकेंड पे सब लोग प्लान करते हैं कि जी पूरे हफ्ते के लिए कम से कम लहसुन, प्याज, अदरक, जो रूटीन की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होनी होती है। अक्सा की तरफ चलते हैं, ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, सब्जियों की कीमतों में आज भी बदस्तूर इजाफा देखने में नजर आ रहा है। दुकानदारों की जानिब से जैसे पहले ही 50 से 100 रुपये का इजाफा किया जाता था, आज भी ओपन मार्केट में वही इजाफा देखने में नजर आ रहा है। कीमतों के हवाले से भी आपको आगाह कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो बुनियादी ज़रूरियत की में जो इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ, उनमें दुकानदारों की जानिब से सबसे ज़्यादा इजाफा किया जाता है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो 90 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। सभी दुकानदार 10 से 20 रुपये का इजाफा करते हैं, उसको 100 से 120 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 105 रुपये इसका सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। सभी दुकानदार इजाफा करते हुए उसको 150 से 160 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 140 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। सभी दुकानदार इजाफा करते हुए उसको 160 से 170 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। अदरक और लहसुन जो है इनमें पहले ही जिसका सरकारी दाम इतने ज़्यादा है, उनमें भी दुकानदार जो है 50 से 60 रुपये का जब इजाफा करते हैं तो ये भी उनकी पहुँच से दूर चले जाते हैं। अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 550 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। सभी दुकानदार 20 से 50 रुपये का इजाफा करते हुए उसको 600 से 650 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 350 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। सभी दुकानदार इजाफा करते उसको 400 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 340 और शिमला मिर्च की जो है 180 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। दुकानदार इसमें भी बदस्तूर इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के तासुरात के हवाले से बात करें तो उनका यही कहना होता है कि पहले ही महंगाई के बाइस जो है बाकी अशिया खुद उनकी पहुँच से दूर हैं। बुनियादी ज़रूरियात में जब दुकानदारों की जन से इजाफा किया जाएगा तो ये भी उनकी पहुँच से दूर चली जाएंगी। ताहम मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कि इस हवाले से बर वक्त एक्शन लिया जाए ताकि वो उन्हीं रेट पर सब्जियाँ फल खरीद सके जो सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सरकारी रेट के मुताबिक ही सब्जियां और फल खरीद सकें, ये बार बार मुतालबा करे सारिफ। और वो कह रहे हैं कि जी दुकानदारों को जो रेट दिया जा रहा है, जो डीसी रेट है उसके मुताबिक तो सब्जियां नहीं मिल रही। और ये हर रोज़ की बात है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, सब्जियां महंगी होने का हमेशा से लोग शिकवा करते आ रहे हैं। तो डीसी साहब तो खासा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आवाम का प्लीज़ ये मसला भी हल करें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। क्योंकि हम देख रहे हैं रोड्स पे भी नज़र आ रही हैं, सब्जी मंडियों में भी जा रहे हैं। तो अगर आवाम को ही रिलीफ ना मिल सका तो फिर इन दौरों का क्या फ़ायदा होगा। हम आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। आपको बता देते हैं माल का हाल। अच्छा जी, करेंसी रेट में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला रोज़ाना जारी रहता है। कारोबारी दिन का आगाज़ होता है, पता चलता है डॉलर का ये रेट है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एंड तक रेट चेंज हो जाता है। सो डॉलर के साथ ही बाकी करेंसी के रेट में भी हमें चेंजिंग नज़र आती है। तो हम आपको बता देते हैं अभी की सूरत हाल, अभी के अपडेट के मुताबिक माल का हाल क्या है। तो ये थी जी रेट लिस्ट आपके साथ हमने शेयर कर दी। अब आ जाएं 31 तारीख, आज 31 अगस्त है, जिनकी सालगिरह है। मोहम्मद सुलेमान की सालगिरह है, रामीन फातिमा, इसके बाद जी मोहम्मद की सालगिरह है, बिलाल अब्बासी की सालगिरह है, मोहम्मद अरहम, हमजा शाहिद, उमैरुल्लाह और उसके बाद जी अवैस भट्टी, मोहम्मद बिलाल नियाजी, उमैर शेख की भी सालगिरह है और उसके बाद सोबान ताहिर,
महानूर यूसुफ और उसामा खान सीनियर NLE हैं जी 42 के, चैनल 42 के। सो उनको भी सालगिरह की मुबारकबाद। इसके बाद जी हिरा सरफराज खान है, रोही की असाइनमेंट एडिटर हैं। सो हिरा आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम नाम, तमाम लिस्ट जो मैंने अनाउंस की है, सब लोगों को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। अगर आप चाहते हैं आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएं, अगर आपकी संडे और मंडे को सालगिरह है तो दोनों लिस्ट शामिल करेंगे हम। मंडे के दिन आप अपना पिक्चर्स और अपना नाम हमें भेज दें और प्रोग्राम का हिस्सा मंडे को इंशाल्लाह आपकी सालगिरह बनाएंगे। अच्छा जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका चालान हो, हम भी बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हम लोग मिलकर काविश ये करते हैं कि आप तक मैसेज पहुंचा देते हैं। सो सिटी ट्रैफिक पुलिस का मैसेज ये है कि आज से जनरल होल्ड अप किया जा रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपका चालान होगा। आज से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर एक बार फिर से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। लर्नर परमिट और एक्सपायर्ड लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर कार्रवाई होगी। यानी अगर आपके पास लर्नर है तब भी होगी कार्रवाई, अगर आपके पास एक्सपायर्ड लाइसेंस है उस पर भी कार्रवाई होगी। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी मोटरसाइकिल को थाने में बंद किया जाएगा। कार मोटरसाइकिल लाइसेंस पर कमर्शियल और पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। लाइसेंस दफातर के बाहर खुसूसी नाकाजात लगाए जाएंगे, CTO की जानिब से कहा गया है। सो अब बार बार रिलैक्सेशन दी जा रही है, 24 घंटे आप ये फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। स्टिल लाइसेंस नहीं बनाएंगे तो आपको चालान का सामना करना पड़ेगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये चालान आपकी सेफ्टी की जमानत होता है। सॉरी, चालान कह रही हूँ, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये जो आपकी सेफ्टी की जमानत होता है, और अगर आप ये अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर चालान तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आप कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे। सो इस अनाउंसमेंट का मकसद, सिटी ट्रैफिक पुलिस का यही मकसद होता है कि वो आपका चालान नहीं करना चाहती, इसलिए वो आपको कह देती है कि जी हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं, अपना बरवक्त लाइसेंस बनाएं और चालान से बचें। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। और मेरे ख्याल से आपने लाहौरियों का वीकेंड बहुत ज़बरदस्त बना दिया, और हमारी कोशिश भी होती है कि वीकेंड पे कोई स्पेशल गेस्ट आपके लिए लेकर आएँ। तो आज के हमारे स्पेशल मेहमान, जिनकी कवाली बहुत ही ज़बरदस्त, और हमेशा जब कवाल हजरात का जिक्र आता है ना तो आपके जहन में वो एक पर्सनालिटी आती है कि अच्छा कोई बड़ी एज का, ये तो छोटे छोटे से हमारे सामने आज के कवाल हैं। सो अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊंगी। तनवीर अर्शी, इरफान अर्शी, सद्दाम हुसैन, मुजम्मिल और इनाम रजा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये दोनों कवाल हजरात भाई भी हैं। सो आप लोगों से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, कैसे कवाली की तरफ आए? कवाली क्योंकि सूफिया का असासा है और हम बैत हैं, किसी सिलसिले से पीरो मुर्शद हैं, तो सूफिया में कवाली सुनी जाती है, उनका एक ख़ास असासा है और इसको बहुत अहमियत दी जाती है। इस वजह से हमें शुरू से ही हमारे वालिदैन ने सपोर्ट किया और पीरो मुर्शद ने सपोर्ट किया। कवाली क्यों? आजकल के तो नौजवान सिंगिंग की बहुत सारी टर्म्स हैं जिनकी तरफ आते हैं, आपने कवाली का क्यों डिसाइड किया? क्योंकि कवाली हमारे हम घराने से नहीं, घराने में तो कोई भी नहीं है। अच्छा। हम बिलोंग किसी खासा फैमिली से नहीं करते। ठीक है। हम मैं चौहान हूँ, ये मुगल हैं। ठीक है। तो ये एक हमारी समझे कि शौक था, जज्बा था कि हम कवाली नुसरत फतेह अली खान साहब को बचपन में सुनते थे, तो हमारे आइडियल वो हैं, यानी इंस्पिरेशन उन्हीं को देख के, मतलब वो उनसे बढ़कर कोई लगा ही नहीं हमें इंडस्ट्री में। शुरू से हमें सूफिया से एक लगाव था, एक निस्बत थी, तो हमारा यही जी चाहता था कि अगर हम गाना चाहें तो हम मतलब गाएं तो वो हम सूफी ही गाएं, सूफी रंग को ही हम आगे लेके चलें। और माशाल्लाह हमारे पास तो वैसे ही सीखने के लिए बहुत असासा, आबिदा परवीन साहब एक बड़ा नाम है, नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ा नाम है, और वैसे ही अगर आप सीखना चाहें तो आपके लिए फिर कितना मुश्किल है, किस तरह से फिर प्रैक्टिस की? ऑब्वियसली आपके पास सोशल मीडिया का ये दौर है, 1 मिनट में आपकी सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, लोगों का फीडबैक आना शुरू हो जाता है। सो किस तरह से स्टार्ट लिया? हमने तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से सीखा है। कोशिश यही रही है कि सीखते रहें, और अभी तक सीख रहे हैं और सीखते ही रहेंगे, क्योंकि इल्म जो सा है बहुत बड़ा है, इसको अबूर नहीं किया जा सकता। ये समंदर है, इसकी चंद बूंदें हैं जो पी जा सकती हैं जस्ट, और ये हमने सीखा उस्तादों से, बाकायदा तौर पर सीखा, इसकी तालीम ली। मुश्किल है, टफ़ है, लेकिन कहते हैं ना कि जज्बे के आगे, जुनून के आगे कोई भी चीज़ जो सी है वो नहीं रहती, वो उसको अबूर करके रहता है। आपके अंदर जुनून है, जोश है, तो आप
उसको कर गुजरते और हैं। बड़ी खुशकिस्मती हमारी थी कि बड़े अच्छे टीचर हमें मिले, क्योंकि ये मौसीकी जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है सीखना। उस्ताद के बगैर तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होते। हम सब यहाँ पर जहाँ पर भी मौजूद हैं, हमारे पीछे हमारे असातिज़ा की मेहनत है और वो असातिज़ा ही होते हैं जो आपको किसी मुकाम पर पहुँचा देते हैं। सीखना, प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। आपको लगता है कि परफेक्शन आ गई है? नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी ये तो सीखने से ही है। बड़े लोगों से, मतलब उस्ताद लोगों से भी पूछा गया, नुसरत अली खान साहब से, तो उन्होंने कहा जी हम सीख रहे हैं। मेहंदी हसन खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये इल्म बहुत बुलंद है। और तालिब इल्म ही रहे बंदा तो ठीक रहता है। बिल्कुल, कामयाबी आपको मिलती रहती है, नई नई चीजें आप सीखते रहते हैं। अगर आप कह लें कि जी हमें आ गया सब कुछ, तो वही स्टॉप हो जाता है सब कुछ। अच्छा जी, मैं नहीं चाह रही कि मैं गुफ्तगू ज्यादा करूं, इतनी खूबसूरत आपने कवाली पेश की, तो मैं जरूर चाहूंगी कि कुछ और भी आप सुने। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अर्शी ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी ज़बरदस्त कवाली, मतलब ऑनेस्टली मैं जिस तरह हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग भी अपने घरों में इस तरह से इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा ये लग रहा है कि नया टैलेंट आगे बढ़ रहा है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। फीडबैक कैसा लोगों का मिलता है? बहुत खूबसूरत मिलता है। मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले लोग हर जगह पर मिलते हैं। जहाँ जहाँ हम प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। लोग बहुत सराहते हैं, मोहब्बत करते हैं और बड़ी खुशी हासिल होती है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने काम को मनवा सकते हैं। लाइव शोज में कैसा लगता है? ऑडियंस सामने होती है, दाद उसी टाइम मिलना शुरू हो जाती है। जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लगता है, अच्छा लगता है। लोग झूमते हैं, मतलब वो बेकाबू हो जाते हैं। मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती कि है। हम अच्छा गा रहे हैं तो लोग एंजॉय। फनकार के लिए उसके फन की दाद ही सबसे बड़ी दौलत होती है। बिल्कुल। टीचर का क्या रोल है? हमारे टीचर हैं खलीफा उस्ताद जुल्फ़कार अली खान साहब, तो सलीम गुलजार खान साहब भी हमारे एक टीचर हैं जिनसे हमने सीखा है, और खलीफा उस्ताद जुल्फ़कार साहब, तो 2 टीचर उनकी सोबत में हम रहे हैं, उन्हीं से सीखते रहे हैं। उनका वो नुसरत अली खान साहब के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा उनके साथ गुजारा, और मैडम नूरजहां इतना अच्छा उस्ताद मिल जाना भी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। ये हम समझते हैं कि ये बड़ी एक करम नवाजी है हम पर कि हमें इतने अच्छे टीचर मिले, अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ठीक है, अगर आप अच्छी कवाली सीखना चाह रहे हैं, वो क्या गाइडलाइंस हैं जो आप देखने वालों को देना चाहेंगे? मेहनत करें, रियाजत करें, एक अच्छे टीचर को देखें, उनके पास अपना टाइम दें और रियाजत करें। इसकी रियाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शॉर्टकट नहीं है। मौसीकी में शॉर्टकट नहीं है। काम किसी में शॉर्टकट नहीं होता, वो हमारी गलती होती है। हम शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं के वहीं हम रह खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। टीम बनाना कितना मुश्किल होता है? माशाल्लाह आपकी टीम। मैं अपनी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ बहुत मुखलिस और अच्छे लोग अटैच हैं। कुछ दोस्त मेरे प्यार करने वाले नहीं आए, मेरी टीम का जो हिस्सा है, शॉर्ट से दोस्त आए हैं, तो वो मैं उनका इस कैमरे के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू बेहद मशकूर हूँ। जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, अर्शी ब्रदर्स हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मुखलिस हैं, और वो बगैर लालच के मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए टीम बनाना जो सा वो मुश्किल नहीं था। अच्छी टीम मिलना भी, आपके पास हर बंदा अगर परफेक्ट है तो आपके काम में निखार अगर इंसान मुखलिस है तो उसके साथ अल्लाह ताला मुखलिस लोगों की टीम जोड़ता जाता है, वो एक चैन सर्कल बन जाता है। बिल्कुल, तो मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे? इंशाल्लाह अपने ट्रैक्स कुछ कर रहे हैं, वो भी प्रोसेसिंग में है। कुछ ट्रैक्स चल रहे हैं मेरे। द म्यूज़िक सिटी है एक चैनल, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे अली भाई, उनके ज़रिए से मेरे ट्रैक्स लॉन्च हो रहे हैं। एक कसीदा लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्द, और अनकरीब 2-3 और भी हैं जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके। चलें जी, हम गुड लक कहना चाहेंगे। इसी तरह से आप बहुत अच्छा गाते रहें, फीडबैक आपको ज़बरदस्त मिलता है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।